ओल्डर एज में ये होना कॉमन है, ये कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहला जो इसमें कंप्लेन आता है पेशेंट का वो होता है लोअर बैक पेन। बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाएगा। इंसान चल रहा है, थोड़ा सा गिर गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो। पेशेंट बताएगा कि हड्डियों में दर्द हो रहा है। इंसान अगर कैल्शियम खा भी रहा है खाने में तो भी उसके बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होता। डेनोसुमैब का आपको इंजेक्शन लेना होता है, ये 6 महीने में एक बार। जो चिया सीड्स होते हैं उसमें भी फाइटो ईस्ट्रोजन होता है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर विशेष और आपने देखा लोगों ने कैल्शियम डेफिशिएंसी और लोअर बैक पेन के बारे में क्वेश्चन किया है। ऑल्दो कैल्शियम का स्पेलिंग गलत था, बट ठीक है, मैं भी शायद अगर मैनिक्योर पेडिक्योर का स्पेलिंग लिखने जाऊँ तो गलत हो सकता है। वैसे होगा नहीं। तो चलो ठीक है, अगर आपको भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप भी कमेंट में बता देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और इन केस अगर आपको कोई मेडिकल एडवाइस लेनी हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। देखो, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हमारे हड्डियों का खोखला हो जाना। ये जनरली थोड़े ओल्ड एज्ड पीपल में मिलता है। मेल में जनरली 60 अबव और फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज, मतलब उसमें भी 50-55 अबव ही ये मिलता है। ठीक है। अ, हमारे बोन्स में ना दो तरह के सेल होते हैं। हमारी हड्डियों में दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, इसका काम होता है नए बोन्स को बनाना। दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट, इसका होता है कि पुराने हड्डी को गलाना। तो एज के साथ क्या होता है, जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है तो जो ऑस्टियोब्लास्ट का एक्टिविटी होता है, जो नए हड्डी बना रहा था, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अब ये हड्डी कम बना पाता है। लेकिन जो हमारा ऑस्टियोक्लास्ट होता है, जिसका काम होता है हड्डी को गलाना, ये अभी भी प्रॉपर काम कर रहा होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा नया बोन बन नहीं रहा होता है, बट पुराना बोन हमारा गल रहा होता है। तो ओवरऑल हमारी हड्डी खोखली हो जाती है। मैं इमेज डाल दिया हूँ, आप देख लो नॉर्मल बोन कैसा होता है और एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन कैसा होता है। आप देखो ये पूरा खोखला हो चुका है। ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस के मतलब हड्डी का कमजोर होना या फिर हड्डी का खोखला होना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, पर हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। अलग अलग बीमारियों में भी होता है, अलग अलग चीजों में होता है, बट हम उतने डिटेल में जाकर कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे वीडियो को। हम इसमें दो तीन चीजों के बारे में ही बात करेंगे। एक तो जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, मेल का एज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, 60 के अबव जाता है, तो उसमें हड्डियां खोखली होने लगती हैं। सिमिलरली एक फीमेल का 55-60 के अराउंड, उनका भी जब मेनोपॉज अटेन हो जाता है तो उसके बाद उनका भी ईस्ट्रोजन लेवल, जो फीमेल हार्मोन है, वो कम हो जाता है और इसकी वजह से भी उनकी भी हड्डियां खोखली होने लगती हैं। और होता है कि कुछ यंग इंडिविजुअल में भी ये चीज पाया जा सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब हमारी जो हड्डी होती है वो कैल्शियम से बनी होती है, कैल्शियम, फास्फोरस। तो अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो इस केस में भी हमारी हड्डी कमजोर हो जाएगी, हड्डी खोखली हो जाएगी। फिर अलग अलग हॉर्मोन्स पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हमारा थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये शरीर में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। एक होता है पैराथायराइड हार्मोन। ये जो होता है, ये अगेन हमारा जो ऑस्टियोक्लास्ट जो हमारे हड्डी को गला रहा था, ये उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। साथ में इसका भी कुछ कैल्शियम का रोल होता है, कैल्शियम को मेंटेन करने में। तो अगर इनमें भी दिक्कत हो जाए, फिर और भी अलग अलग बीमारी होती है, पर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो ये सारे मेजर कॉजेज हो गए हमारे ऑस्टियोपोरोसिस के। अब देखो, ऑस्टियोपोरोसिस ये जो है, ये एक बीमारी से कहना गलत होगा। ये ऐसा है कि एज रिलेटेड होता है। आपका जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपकी हड्डी कमजोर होगी ही। हाँ, अगर ये किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसे आप बीमारी मान सकते हो, जैसे अगर यंग एज में हो रहा है तो। बट ओल्डर एज में ये होना कॉमन है, ये कोई बीमारी नहीं है। और ये चूंकि एक बीमारी नहीं है, इस वजह से इसको प्रॉपर ठीक नहीं किया जा सकता, इसको नॉर्मल नहीं किया जा सकता। हम इसके प्रोग्रेशन को, मतलब बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, बट उसको रोक नहीं सकते, ना उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब मैं इसका बताता हूँ कि इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं, पेशेंट को क्या क्या तकलीफ आता है। सबसे पहला जो इसमें कंप्लेन आता है पेशेंट का वो होता है लोअर बैक पेन। पीछे कमर के पास में पीठ के निचले पीठ में दर्द होता है, लोअर बैक पेन होता है। ठीक है। इसका रीजन ये होता है कि चूंकि हमारा जो पूरा अपर बॉडी होता है उसका वेट कहीं ना कहीं वहीं पे होता है, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हड्डी कमजोर हो चुकी होती है। तो इस वजह से वो दर्द करता है और कई बार वहां पे फ्रैक्चर भी हो जाता है। सिमिलरली एक और जिसमें दूसरा क्लिनिकल फीचर मिलता है वो होता है फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। मतलब कि फ्रैक्चर होता है, बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाएगा। इंसान चल रहा है, थोड़ा सा गिर गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। और इसमें भी मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होता है वो वही होती है, रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर। जो हमारा स्पाइन होता है उसका फ्रैक्चर हो जाता है। ये भी मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है। दूसरा कॉमन फ्रैक्चर है, आदमी गिरता है तो उसका पैर टूट सकता है। पैर में भी स्पेसिफिकली थाई वाली बोन जो होती है वो टूट जाती है। तीसरा कि आदमी अगर गिर रहा है, अपने हाथ से बचाने का कोशिश किया, तो यहाँ उसका हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है। तो ये सारे
फ्रैक्चर जो है आप जो देख रहे हो, इसमें पेशेंट बहुत सीवियर तरीके से नहीं गिरा होगा, बस एक नॉर्मल होगा कि वो चलते चलते गिरा और उसमें फ्रैक्चर आ गया। तो आपको जब भी कोई ऐसा केस दिखे कि जहां पे कि एक छोटा लड़का है या फिर एक बुजुर्ग आदमी है, दोनों में से कोई भी गिरा है और उतना सीवियर फॉल नहीं है, उतना कोई सीवियर ट्रॉमा नहीं हुआ है, बट उसके बाद भी अगर उसका फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो आपका ध्यान ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जरूर जाना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये तो हो गए इसके कॉमन सिम्टम्स। एक तो होगा कि हड्डी में दर्द होगा, बैक लोअर बैक पेन होगा, आपकी हड्डी में पेशेंट बताएगा कि हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो हड्डी में दर्द होना, लोअर बैक पेन होना, इजीली फ्रैक्चर हो जाना, ये तीनों आप ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स आप पकड़ सकते हो। ठीक है। फिर अब इसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो मोस्ट कॉमन कराते हैं वो होता है एक्सरे। अब देखो, ये एक्सरे बहुत सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि एक्सरे में ऑस्टियोपोरोसिस तब दिखता है जब 30 to 40% बोन ऑलरेडी हमारा लॉस हो चुका हो। तो इस वजह से एक्सरे अर्ली स्टेज में या जब माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस होगा उस टाइम पे काम नहीं करेगा। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो इसमें टेस्ट होता है वो होता है डेक्सा स्कैन, DEXA, डेक्सा स्कैन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी बोन की डेंसिटी को मेजर किया जाता है। आप जब एक डेक्सा स्कैन का रिपोर्ट देखोगे, मैं रिपोर्ट लगा दूंगा, उसमें आपको दिखा भी दूंगा। तो आप जब एक डेक्सा स्कैन का रिपोर्ट देखोगे तो उसमें स्कोरिंग दी रहती है, टी स्कोर रहता है। तो अगर टी स्कोर अगर आपका माइनस माइनस 2.5 से कम है, मतलब -2.5 है या -3 है, -3.5 है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है। इसमें एक और जेड स्कोर भी होता है, बट उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। तो ये हो गया इसका इन्वेस्टिगेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, और ट्रीटमेंट भी एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ठीक है। बिकॉज कोई अगर बीमारी की वजह से हो रहा है, जैसे अगर थायराइड की वजह से हो रहा है, पैराथायराइड की वजह से हो रहा है, तो उस केस में तो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा और फिर वो प्रॉपर अपना चेकअप वगैरह कराने के बाद ही कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है। तो अभी हम एज रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका होम ट्रीटमेंट जो होगा, मतलब ट्रीटमेंट क्या, बेसिकली जो ऑस्टियोपोरोसिस के जो प्रोग्रेशन है उसको हम लोग डिले करेंगे। ठीक है। बीमारी जो आगे बढ़ रही है उसको हम लोग स्लो डाउन करेंगे। इसमें आपको कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा लेना है। आपको वैसे खाना खाना है जिसमें कि कैल्शियम ज्यादा हो, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। मैं एक पूरा चार्ट बना के दे दूंगा जिसमें कि कैल्शियम किस में ज्यादा होता है, विटामिन डी किस में ज्यादा होता है, जो जो भी इसमें रिक्वायर्ड होता है, मैं एक पूरा चार्ट बना के यहीं पे लगा दूंगा। तो मतलब बेसिकली हमें वैसा खाना खाना है जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता हो। दूसरा है कि वैसा खाना खाना है जिसमें कि विटामिन डी ज्यादा होती हो। विटामिन डी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी का रोल होता है कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में। मतलब कि इंसान अगर कैल्शियम खा भी रहा है खाने में, तो भी उसके बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोग कैल्शियम लेंगे, हम लोग विटामिन डी लेंगे। विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है कि आप सुबह जाओ, आधे घंटे 45 मिनट धूप में बैठो, और साथ में कुछ फूड भी होते हैं जिसमें कि विटामिन डी रिच होते हैं। ठीक है। बट जो बेस्ट सोर्स है वो तो अपना सनलाइट होता है। हमें वैसे चीजों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से हमारी हड्डी को हार्म होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कैफीन। चाय, कॉफी, ये सारी चीजें में कैफीन होता है और ये हमारी हड्डी को डैमेज करता है। सिमिलरली सोडा नहीं पीना है, सोडा भी हमारी हड्डी को डैमेज करता है। इसके बाद हमें एक्सरसाइज करने होंगे। एक्सरसाइज करने से भी बोन स्ट्रेंथन होता है। पहले तो आपको वॉक करना है डेली। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको सीढ़ी चढ़नी है। सीढ़ी चढ़ने से आपके जो लेग्स के बोन्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। साथ में आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना है और लाइट वेट एक्सरसाइज करना है। मतलब एक हल्का सा डंबल उठा के एक्सरसाइज कर लिए, बारबेल उठा के एक्सरसाइज कर लिए, बट वेट कम होना चाहिए उसमें। आप पुशअप करो, स्क्वाट करो, उठा बैठी डंड लगाओ, ये सारी चीजें इसमें करनी होती हैं। तो ये हो गया पूरा जो हम लोग घर में बैठ के कर सकते हैं। अब इसके बाद है मेडिकल मैनेजमेंट, जब हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू जो हमें दवाई लेनी है। तो इसमें जो पहला जो मेन लाइन ड्रग होता है वो होता है एलेंड्रोनेट। ये बिसफॉस्फोनेट होता है, मतलब बेसिकली एलेंड्रोनेट का एक टैबलेट आता है। उसको आपको हफ्ते में एक बार खाना होता है, पानी के साथ उसको हमें पी लेना है। ठीक है। और इसमें बिसफॉस्फोनेट में, मतलब एलेंड्रोनेट के केस में ऐसा होता है कि इसके साथ में ना हमें पानी बहुत ज्यादा पीना होता है। मतलब आप जिस दिन ये टैबलेट खा रहे हो उस दिन आपको साथ में बहुत सारा पानी पीना होता है, क्योंकि अगर ये मुंह में लगा रह गया आपके, मुंह की हड्डियों को डैमेज करेगा अगर ये दवाई वहां लगी रह गई तो इस वजह से इसके साथ पानी बहुत सारा पीना होता है। तो इस एलेंड्रोनेट को हमें हफ्ते में एक बार लेना होता है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है। मतलब बेसिकली एक ऐसी इंजेक्शन होती है जो मैंने बताया था ना, ऑस्टियोक्लास्ट, जिसका काम होता था हड्डियों को गलाना।
तो ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो इसके ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। इसका नाम होता है डेनोसुमैब। डेनोसुमैब का आपको इंजेक्शन लेना होता है, ये 6 महीने में एक बार लेना होता है। तो ये आपके ऑस्टियोक्लास्ट के एक्टिविटी को कम कर देता है, तो बोन का गलने का रफ्तार कम हो जाता है। तीसरा होता है इसके बाद टेरीपैराटाइड का इंजेक्शन। तो ये जो टेरीपैराटाइड का जो इंजेक्शन हो गया, ये हमारी बोन के ग्रोथ को बढ़ाता है। तो और इस इंजेक्शन को हमें डेली लेना होता है। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है ना पेट के अराउंड, अम्बलाइकस के अराउंड, सिमिलरली पेशेंट खुद ही इस इंजेक्शन को ले लेता है सबक्यूटेनियसली, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है, ये डेली लेना होता है। ठीक है। अब इसके बाद फीमेल पे आते हैं। फीमेल को भी ये सारी चीजें तो चलनी ही होती हैं। साथ में फीमेल के केस में चूंकि उनके हार्मोन की वजह से आया था चेंजेस, कि उनका हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है वो कम हो गया, इस वजह से उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हुआ। तो उनका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलता है, जिसमें कि उनके हार्मोन को वापस से सही मेंटेन किया जाता है, ताकि उसके बोन ग्रोथ हो सके। यहाँ पे एक होम रेमेडी भी आप ट्राई कर सकते हो, चिया सीड्स। जो चिया सीड्स होते हैं उसमें भी फाइटो ईस्ट्रोजन होता है, मतलब कि ये प्लांट बेस्ड फीमेल हार्मोन होता है। तो ये भी जो है थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है बोन फॉर्मेशन में। बट सिर्फ इससे काम नहीं होगा, प्रॉपर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलेगा। फिर उसके अलावा भी कुछ ईस्ट्रोजन बेस्ड मॉड्यूलेटर्स होते हैं, वो सब भी यूज किया जाता है। इतना टेक्निकली नहीं जाना है। तो मैंने बेसिकली आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता दिए, प्लस साथ में मैंने बता दिया कि आपको कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के, इन सभी पे ध्यान देना है। ये सारे खाने में आपको लेने हैं। साथ में आपको एक्सरसाइज करना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। ठीक है। फिर हमने आपको दवाई बता दी कि एलेंडोनेट का टैबलेट लेना होता है हफ्ते में एक बार। आपको टेरेपेरिटाइड का इंजेक्शन डेली लेना पड़ सकता है। फिर आपको डेनोसुमैब का, जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर दे रहा था, उसका इंजेक्शन आपको 6 महीने में एक बार। ये सब तो डॉक्टर बताएंगे कि किस किस चीज की आपको जरूरत है। तो ये ओवरऑल हो गया हमारा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में।